हेलो एवरीवन। प्रैक्टिस सेशन की सीरीज में हमने लास्ट 2 सेशंस के अंदर पहले 4 केस सिनेरियो को कवर अप कर लिया है। नाउ आज हम केस सिनेरियो नंबर 5 एंड 6 इन दो को कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 5 के साथ। केस नंबर 5 पहले केस स्टडी कर लेते हैं पूरा, देयर आफ्टर फिर इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। Messrs. JK and Associates have been appointed as the auditors of Venus Limited for the financial year 1920. The team consists of Mr. J and Mr. K, both chartered accountants, as also the engagement partners. The audit staff consists of 2 article assistants. While starting the audit work of Venus Limited, engagement partner briefed the audit staff with the audit work, area to be covered, auditing concept, their application in the audit of Venus Limited, along with applicable standards on auditing. Various topics like audit planning, overall audit strategy, audit program, they were discussed in detail. The team was told that purpose and implications of various statements and guidance notes issued by ICAI from time to time. Mr. K also briefed the team about the concept of materiality that is to be applied while planning and performing the audit. Okay. Concept of materiality. The team was also explained in detail about the area where benchmark materiality can be applied. So, जो क्वेश्चन का सेकंड पैरा है वो काफी बातों को कवर अप कर रहा है, जिसमें ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटजी, इन सब चीजों को डिस्कस किया गया है। गाइड स्टेटमेंट्स, गाइडेंस नोट्स की बात की गई है, मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को कवर अप किया गया है। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, डैश set the scope, timing and direction of the audit and guides the development of more detailed audit plan. हमारे पास 2 वर्ड हैं, एक वर्ड ऑडिट स्ट्रेटजी का और दूसरा वर्ड ऑडिट प्लान का। जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर हमने इन सब को पढ़ा था, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट स्ट्रेटजी बात करता है टू एस्टैब्लिश द ऑडिट अप्रोच, ऑप्टिमाइज्ड ऑडिट अप्रोच को डिटरमाइन करना, दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, जिसके बेस पर एक ओवरऑल ऑडिट प्लान को डेवलप किया जा सके। Audit plan, it helps the auditor in determining nature, timing and extent of various audit procedures like risk assessment procedures, substantive procedures, compliance procedures and all other procedures. तो जब हमने इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ा था और इनके साथ SA 300 कवर अप किया था, तो उसमें क्लियर कट यदि आप ऑडिट स्ट्रेटजी की डेफिनेशन को देखें तो ऑडिट स्ट्रेटजी की डेफिनेशन के अंदर ही ये पॉइंट कवर अप हो जाता है दैट ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प्स द ऑडिटर इन
एस्टैब्लिशिंग द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, जिसके बेस पर ऑडिटर अपने ओवरऑल ऑडिट प्लान को डेवलप कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। चलिए नेक्स्ट 5.2 स्टेटमेंट 1, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी and detailed audit plan are not necessarily the sequential process but are closely interrelated। बिल्कुल सही है। क्या ऑडिट स्ट्रेटजी डिपेंड करती है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, एंड एट द सेम टाइम ऑडिट प्लान्स, क्या ये बेस्ड हैं, दे आर बेस्ड ऑन ऑडिट स्ट्रेटजी? जी हां। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ क्लोजली इंटरलिंक्ड है। जनरली ऑडिट स्ट्रेटजी पहले एस्टैब्लिश्ड होती है जिसके बेस पर प्लान डेवलप किए जाते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी, जनरली है इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि sometimes audit procedures पहले established हो, पहले डिटरमाइन, एक्सपेक्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स पहले डिटरमाइन होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपने पहले ऑडिट प्रोसीजर्स, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट ऑडिट स्ट्रेटजी को आप एस्टैब्लिश्ड करते हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट ऑडिट स्ट्रेटजी फिर फर्दर ऑडिट प्लान्स को डेवलप किया जाता है। तो ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, दे आर इंटरलिंक्ड। जरूरी नहीं है कि ये एक सीक्वेंस में ही चलेंगे कि पहले स्ट्रेटजी आएगी फिर प्लान आएगा। प्लान का एक पार्ट स्ट्रेटजी से पहले भी हो सकता है। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान के अंदर। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। Statement number 2, the auditor shall establish an overall audit strategy that guides the development of audit plan। ये तो अभी डिस्कस ही किया क्वेश्चन नंबर 1 में। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली वर्ड मुझे ठीक नहीं लग रहा। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। यस, ये करेक्ट आंसर है सी। इंस्टीट्यूट की इस बुक में जो आंसर दिया गया है ए, मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसका आंसर होना चाहिए सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनके हिसाब से ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है एक, और जो दूसरी स्टेटमेंट है कि ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ऑडिट स्ट्रेटजी दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्लान, ये स्टेटमेंट गलत कहां से हो गई? यही स्टेटमेंट तो आपने यहां लिखी है, ऑडिट स्ट्रेटजी गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश मीन्स द अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल to reduce to an appropriate low level the probability that aggregate of uncorrected, undetected misstatement exceeds the materiality for the financial statements as a whole। ये तो आपको अच्छी तरह ध्यान होगा, एसए 320 में हम दो लेवल पर मेटीरियलिटी को डिस्कस करते थे। एक, materiality for the financial statements as a whole, and second one, performance materiality। Performance materiality is being set at a level lower than the materiality for the financial statements as a whole। तो SA 320 परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी इसका आंसर होगा। यहां पर भी इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है, इन्होंने डी दे रखा है, ये आंसर बी आएगा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बेंचमार्क
that can be used in determining the materiality in the case of financial statement. क्या टोटल रेवेन्यू को एज ए बेंचमार्क रखा जा सकता है? क्या आप किसी एक्सपेंस को या इनकम को एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू कंपेयर कर सकते हैं, उनकी मटेरियलिटी को डिसाइड कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं। क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके बेसिस पर क्या आप एक्सपेंसेस की आइटम को एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप कुछ फाइनेंशियल आइटम को एज ए परसेंटेज ऑफ नेट एसेट वैल्यू कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है उस बेंचमार्क का दैट कैन बी यूज? ये तो सारे के सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। नन ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा इसका डी, नन ऑफ द अबव। यहां पर भी आंसर में थोड़ा सा गलत हुआ है ये आंसर। ये आंसर आना चाहिए डी, नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गाइडेंस नोट्स इशूड बाय आईसीएआई प्रोवाइड गाइडेंस टू द मेंबर्स ऑन मैटर which may arise in the course of their professional work. बिल्कुल सही। Statements are issued by ICAI with a view to secure compliance by member on some matters. Correct. Guidance notes are recommendatory. बिल्कुल statements are mandatory. Correct. चारों statements correct हैं। All above statements are correct. A आंसर। यहां पर भी जो डी आंसर दिया गया है वो ठीक नहीं है मेरी ओपिनियन में। बाकी एग्जैक्ट आंसर्स आप इंस्टीट्यूट से कंफर्म कर सकते हैं। कुछ आंसर जो फोर्थ केस स्टडी थी उसके अंदर भी, जो फोर्थ केस स्टडी है उसके अंदर भी कुछ आंसर्स गलत थे, जो मैंने कोशिश की थी कि यदि मैं उन आंसर्स को थोड़ा सा एजम्पशंस चेंज करके करेक्ट कर सकूं तो कुछ आंसर्स को मैंने डिफरेंट एजम्पशंस लेकर करेक्ट करने की कोशिश भी की। बट यहां पर केस स्टडी नंबर 5 में क्लियर कट लॉ की लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। सो केस स्टडी 4 के अंदर भी कुछ आंसर्स गलत थे, बट उनको ट्राई किया जा सकता है, एजम्पशंस चेंज करके उनके आंसर्स को चेंज किया जा सकता है। तो उस एक्सटेंट तक तो ठीक थी बात, बट यहां पर इन स्टेटमेंट्स को तो कहीं से भी चेंज नहीं किया जा सकता। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ऐसे 320 को चेंज नहीं किया जा सकता। ये वाली स्टेटमेंट तो बेस्ड ही आपके क्वेश्चन नंबर 1 पर है, ये चेंज नहीं हो सकती थी। तो मेरे हिसाब से बाय मिस्टेक, ऐसा नहीं है कि ये आंसर इन्होंने ऐसे बनाए हैं। मेरी ओपिनियन यहां पर ये आ रही है कि उस फोर्थ केस स्टडी में और फिफ्थ केस स्टडी में जो आंसर्स हैं वो एबीसीडी तो है ही, कि कई बार क्या होता है कि जिसने इन केस स्टडीज को फ्रेम किया होगा उसने आंसर्स को टिक करके दे दिया होगा, और जिसने फिर इसको डिजाइन किया, इस फाइल को तैयार किया, उससे एबीसीडी में कोई एबीसीडी ऊपर नीचे हो गई होगी, एक चेंज हुई तो उसके कारण सारों में चेंज आ जाता है फिर। तो मेरे ओपिनियन में इसके आंसर्स, ये ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट इन्हीं आंसर्स को देना चाह रहा था, बट इट सीम्स कि गलत अपडेट हो गए हैं मटेरियल के अंदर। तो आप इनको करेक्ट कर लीजिएगा, और हो सके तो आईसीएआई से केस स्टडी 4 एंड केस स्टडी 5 के आंसर्स की क्लैरिफिकेशन भी ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, इसमें लर्निंग के टॉपिक तो रह गए, जो मेन काम है हमारा, अब आपको रिवाइज क्या क्या करना है। इस केस स्टडी के साथ आपके रिवीजन के टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। नंबर 1, ऑडिट स्ट्रेटजी। नंबर 2, ऑडिट प्लानिंग। नंबर 3, SA 320।
ये दोनों ऐसे 300 में कवर अप हो जाते हैं। और एक टॉपिक और हमने कौन सा कवर कर लिया, चैप्टर 1 में स्टेटमेंट्स एंड गाइडेंस नोट का। आज आप इनकी डेस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इनके क्वेश्चंस के 4 टॉपिक, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग, एसए 320 एंड स्टेटमेंट्स एंड गाइडेंस नोट। चैप्टर वाइज तो आप पूरे चैप्टर्स की रिवीजन करते ही हैं, लेकिन जिस समय भी आप इस केस स्टडी को देख रहे हैं तो आधा घंटा लगेगा, लगभग हाफ एन आवर। तो एक बार क्विकली इन 4 टॉपिक्स को और रिवाइज कर लेना। ये पहले 3 टॉपिक जो हैं ये चैप्टर 2 के हैं और लास्ट वाला टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 6, रूप एंड कंपनी, they are the auditors of Onda Group of Hotels. This is the first time the firm is auditing an industry in food and beverage, and it is day 1 of the audit. Engagement partner, along with his team, wants to make a thorough understanding of the entity and its environment in order to identify and assess the risk of material misstatement, whether due to fraud or error. Thorough understanding of the entity and its environment. ऐसे 315 वाली लाइन आ गई। The following are some of the points identified by them on day 1. Point number 1. The hotel has 2 banquet halls. The documentation available for verification of banquet hall revenue is only the invoice raised by the hotel and some mail conversations on customer inquiry and finalization of price. On audit trail, it is found that finance approval of the transaction is only after invoice is sent to them. पहले इनवॉइस भेजा जाता है और फिर अप्रूवल ली जाती है। That seems to be wrong. Advance paid by the clients are not vetted through the finance team. Control seems to be weak. Auditors suspect a weakness in this system. बिल्कुल सही सस्पेक्ट है ऑडिटर का। सिस्टम में वीकनेसेस है, रेवेन्यू में। ऑडिटर also finds a control deficiency in the process of procurement of stores, material की buying में। A good receipt note is not prepared at the time of receipt. जब सामान खरीदा तब तो receipt note नहीं बनाया। When inquire with management, auditor find that there exists a system control wherein goods receipt note is automatically prepared and approved in the system once the quantity and price of goods is entered against the specific vendor. होना तो ये चाहिए था कि जब गुड्स रिसीव्ड हो उस टाइम पर ये नोट बने, बट इन्होंने कहा जब सिस्टम में वेंडर के अगेंस्ट उसकी क्वांटिटी क्या खरीदी गई, प्राइस किस रेट पर खरीदी गई, तो गुड्स रिसीव्ड नोट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड और अप्रूव्ड हो जाता है। ये रियल टाइम बेसिस पर होता है एंड बैक डेट में एंट्री नहीं होती। चलो ये तो अच्छी बात है। ऑडिटर इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट एज टू व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस फॉलोड बाय द एंटिटी। एंटिटी का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर फाइंड्स दैट कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रखी है एंटिटी ने अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की। With the help of above facts, answer the following question by choosing the correct option. Number 1. What kind of a risk is portrayed in the booking of revenue with respect to banquet halls? रिस्क कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक इनहेरेंट, दूसरा कंट्रोल और तीसरा डिटेक्शन। इनहेरेंट, कंट्रोल एंड डिटेक्शन।
इनहेरेंट रिस्क अराइज होता है कौन सी सिचुएशंस के अंदर? इनहेरेंट रिस्क अराइज होता है उस सिचुएशंस में जब रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल डज नॉट एग्जिस्ट। जो इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए थे वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कंट्रोल रिस्क कब अराइज होता है? इंटरनल कंट्रोल जो होने चाहिए थे फॉर द प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, दे फेल्स to prevent, detect and correct the material misstatements at assertion level. डिटेक्शन रिस्क, ऑडिटर के अपने जो प्रोसीजर्स हैं वो प्रोसीजर्स एप्रोप्रिएट नहीं थे टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो इस केस में जब बैंकेट हॉल के रेवेन्यू की बात आई, रिस्क कंट्रोल तो उन्होंने बना रखे हैं बट कंट्रोल एप्रोप्रिएट नहीं है और ये कंट्रोल फेल हो रहे हैं इन प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑन टाइमली बेसिस। एज अ रिजल्ट इस केस में कौन सा रिस्क है जो आपको नजर आ रहा है? इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट तो नहीं है। कंट्रोल रिस्क है, बिल्कुल है। क्या डिटेक्शन रिस्क है? नहीं, ऑडिटर के प्रोसीजर्स के ऊपर तो कोई बात ही नहीं हुई। कंट्रोल पॉलिसीज हैं तो इनहेरेंट रिस्क नहीं कहूंगा मैं। ऑडिटर के प्रोसीजर पर बात नहीं हुई, डिटेक्शन रिस्क नहीं कहेंगे हम, कंट्रोल रिस्क है। ऑडिट रिस्क इन द ओपिनियन, ये तो मतलब ही नहीं, यहां तो मैनेजमेंट की गलतियां हैं कुछ। नेक्स्ट वन, विच among the following statement is incorrect in the context of audit risk? ये केस स्टडी ऑडिट रिस्क पर बेस्ड है और इसमें आपको जो चैप्टर नंबर 4 है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, उसके कुछ टॉपिक को रिवाइज करना होगा, बाद में लिस्ट बनवाता हूं। द मोर एक्सटेंसिव द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, लोअर इज द डिटेक्शन रिस्क। बिल्कुल ठीक है, जितनी ज्यादा एक्सटेंट तक डिटेल में आप ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करोगे उतना आपका डिटेक्शन रिस्क, गलतियों को ना पकड़ पाने का रिस्क कम होगा। बिल्कुल सही है। ग्रेटर द रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क ऑडिटर बिलीव करता है कि एग्जिस्ट करता है, लेस इज द डिटेक्शन रिस्क। हां बिल्कुल सही है। यदि ऑडिटर ज्यादा रिस्क बिलीव करके चलता है, सिस्टम में ज्यादा रिस्क है, तो अकॉर्डिंगली ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की टाइमिंग को, एक्सटेंट को, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को सब्सटेंशियली एनहांस करता है। और जब वो अपने प्रोसीजर्स को सब्सटेंशियली एनहांस करता है, एक्सटेंड करता है, तो डिटेक्शन का रिस्क डेफिनेटली कम होगा ही होगा। ये भी ठीक है स्टेटमेंट। ऑडिट रिस्क includes the risk that auditor may express an opinion that financial statements are materially misstated when they are actually not। ये तो गलत है। यदि ऑडिटर जब अपनी वर्किंग करता है तो वो एविडेंस इकट्ठे करता है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है क्या। अदरवाइज कोई मिस स्टेटमेंट उसको नहीं मिलती है तो वो मानकर चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो कहे गलत है जबकि एक्चुअल में वो गलत नहीं है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर मे एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल मिसस्टेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हेन एक्चुअली दे आर नॉट, कि उसने अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं किए या उन गलतियों को फाइंड आउट नहीं कर पाया। बट ये तो रिवर्स सिचुएशन है, ये गलत है। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर मे एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, तो वहां पर वो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर वो अपनी एक क्लीन चिट दे दे कंपनी को। डी पॉइंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल, हां कंट्रोल इनहेरेंट, ये तो ठीक है बिल्कुल।
तो इसका आंसर सी है। इस केस स्टडी के आंसर सही दिए हुए हैं मटेरियल में। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर्स ऑडिटर हैज टेस्टेड मोर देन वन कंट्रोल फॉर द सेम असर्शन। बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम वहां पर क्या थी कि गुड्स रिसीव्ड नोट, जब गुड्स लिए जाते हैं उस टाइम पर नहीं बनाया जाता। हां, जैसे ही सिस्टम में वेंडर के नेम के आगे क्वांटिटी और प्राइस एंटर किया जाता है, सिस्टम में गुड्स रिसीव्ड नोट जनरेट भी हो जाता है और उसकी अप्रूवल भी होती है। और ये सब रियल टाइम बेसिस पर होता है और बैक डेट में एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर कंट्रोल वीक है, लेकिन इसके कंपनसेटिंग कंट्रोल अच्छे हैं। इन दैट गिवन केस व्हाट शुड बी हिज रिलायंस ऑन द कंट्रोल। ऑडिटर के क्या रिलायंस होने चाहिए इन कंट्रोल्स के ऊपर। सिंस कंपनसेटिंग कंट्रोल्स आर आइडेंटिफाइड। कंपनसेटिंग कंट्रोल क्या है? मेन कंट्रोल की एब्सेंस में उस चीज को, उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए दूसरे कंट्रोल्स एक्सरसाइज यदि किए जा रहे हो तो। सिंस कंपनसेटिंग कंट्रोल्स आर आइडेंटिफाइड, इफ टेस्टेड एंड इवेल्युएटेड टू बी इफेक्टिव, ऑडिटर कैन रिलाई। बात तो सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इवन दो कंपनसेटिंग कंट्रोल्स आर देयर, since one control is ineffective, auditor should not rely for control and should perform extensive procedure. ये advisable नहीं है। Documentation in electronic medium cannot be accepted. ऐसा थोड़ी होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज की डेट में तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर इलेक्ट्रॉनिक। इवन दो compensating controls are there, since one control is ineffective, auditor should not rely on control as well as associated assertions. No, जब compensating controls effective हैं तो ऑडिटर उन कंट्रोल्स पर रिलाई कर सकता है। ए आंसर बेस्ट आंसर है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ essay 315, which of the following is not a risk assessment procedure? इनमें से कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में कवर नहीं होंगे? ए, बी, सी। इंक्वायरी कवर होती है, एनालिटिकल कवर होता है, ऑब्जर्वेशंस कवर होती है। ये तीन तो कवर होती हैं। तो इसका मतलब क्या कवर नहीं होता? एक्सटर्नल कंफर्मेशंस कवर नहीं होती। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में वो प्रोसीजर जिनके थ्रू रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, असेस किया जाता है, क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, इफ यस हाउ मच इट इज। तो इसके लिए आप मैनेजमेंट की इंक्वायरी करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, बट कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से एज सच नहीं ली जाती। ये आपने ऐसे 315 में पढ़ा भी है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द ऑडिटर फॉर द एंटिटी जिसने रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को डॉक्यूमेंट नहीं कर रखा है? मैनेजमेंट को कहो ना डॉक्यूमेंट कर ले। ऑडिटर शुड ऑब्टेन मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। कैसे मैनेजमेंट रिस्क को आइडेंटिफाई कर रही है? ठीक है, ओके। ऑडिटर शुड डिस्कस विद मैनेजमेंट how risks are identified, addressed, and determine whether the absence is appropriate in the circumstance or whether it represents a significant deficiency in internal control. ये लाइन तो अपने आप में बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, देखने में ही टेक्निकल लग रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Auditor should advise the management to document the same accordingly, immediately, and accordingly opine on the same in his audit report too. इंटरनल कंट्रोल पर जनरली ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया जाता है। एडवाइस देना ठीक है, बट इससे बेस्ट ये स्टेटमेंट सबसे बेस्ट लग रही है अब तक। ऑडिटर शैल डिस्कस विद मैनेजमेंट ऑन हाउ रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड प्लेस रिलायंस ऑन द सेम एज डॉक्यूमेंटेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज इममैटेरियल। बेस्ट वन, बी आंसर।
तो अब इसमें जो टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं, चैप्टर नंबर 4, नंबर 1, एक तो टाइप ऑफ रिस्क पढ़ लो, जिसमें आप इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क और उनकी रिलेशनशिप को कवर अप करेंगे। एंड नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जिसके 5 कंपोनेंट होते हैं और उसमें एक कंपोनेंट है एंटिटी का अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। इसको आप और रिवाइज कर लो साथ साथ। यदि आप इन केस स्टडीज के थ्रू अपने कंटेंट को, जो बीच बीच में से टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग रिवाइज करोगे, तो आप इस सब्जेक्ट के अंदर जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनकी एक रिलेशनशिप को भी डेवलप कर पाओगे और एक बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और सेम एट द सेम टाइम जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को भी आप और बेटर तरीके से लर्न कर पाओगे। ठीक है, कोशिश करिएगा इन टॉपिक्स को साथ साथ रिवाइज करने की, और जितने टॉपिक्स मैंने आज आपको बताए हैं चैप्टर 1 के, 2 के, 4 के, इनमें से 1-2 टॉपिक्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को रैंडम बेसिस पर रिटन प्रैक्टिस और करिएगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। सो दिस इज अबाउट द केस स्टडी नंबर 5 एंड केस स्टडी नंबर 6। नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे अगली केस स्टडीज के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।